हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग मेरे पीछे आज देख रहे हैं, लिखा हुआ है आईआईटी जैम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। तो एज यू नो 2026 के लिए अभी एक साल बचा है। दैट मीन्स यू हैव इनफ टाइम। एक इनफ टाइम आपके पास है प्रिपरेशंस को स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, इवन आप मॉक टेस्ट भी दे सके। अगर एक प्रॉपर प्लान आप स्टार्ट करें, एक प्रॉपर प्लान अगर आप बनाएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे आज ही, तो आपका प्रिपरेशन एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सबसे पहला काम आपको पता करना है एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ पे गिवन है, आई हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट फॉर यू। टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का एग्जाम है, 3 आवर उसका ड्यूरेशन है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। आपका सीबीटी फॉर्म होने वाला है और उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहला सेक्शन आपका होता है एमसीक्यू, जिसका वेटेज 100 मार्क्स में से 30% का है। एमएसक्यू आपका होता है 20% का और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके होते हैं 50% के। अगर टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री को वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 35 to 40%। दैट मीन्स इससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में से ज़्यादा सवाल आएंगे। ऑर्गेनिक की बात करें तो वो होता है 30 to 35%। ऑलमोस्ट फिजिकल जितना ही है, थोड़ा सा एक आध बार डिपेंडिंग ऑन द ईयर होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का 1 या 2 सवाल ज़्यादा आ जाता है। अदर देन दैट ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट इनका वेटेज सेम होता है। और इन दोनों के कंपेयर में इनऑर्गेनिक का वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, जो होता है 25 to 30%। बट स्टिल इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप 2 करो और एक को छोड़ दो, आपको करने तीनों ही पड़ेंगे। मूविंग ऑन, अगर हम आगे की बात करते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन की, अगर हम देखें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज अगर 35 to 40% है, तो उसमें भी कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम आपका थर्ड टॉपिक है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चैप्टर्स आपको अच्छे से ही करने हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो आपको उसको सरफेस लेवल पे ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल जैम में नहीं आते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर्स पढ़ने से पहले मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बगैर फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है। उसको पढ़ेंगे तो आपको बाकी न्यूमेरिकल्स के टाइम पे बहुत हेल्प होगा। बेस्ट बुक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आपको रेफर करनी चाहिए एटकिंस या बहादुर। केएल कपूर आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट आप पूरी शर्मा पठानिया भी ले सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपके सिलेबस जितने टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज है 30 to 35%। इसमें भी आपको स्टार्ट तो जीओसी से करना है, उसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बेसिक समझने हैं तो ही आगे एडवांस टॉपिक समझ आएंगे। जीओसी के बाद क्या करना है, जीओसी के बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से करना है। कौन से टॉपिक्स उसमें से करने हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एरोमेटिसिटी की बात करूं, रिएक्शन दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको 1 या 2 सवाल मिलते ही हैं। नेम रिएक्शन, PQRS या ABCD टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उसमें बीच में आपका एक कोई स्टेप होगा जो किसी नेम रिएक्शन का होगा, तो इस टाइप के सवाल आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो अच्छा खासा वेटेज होता है, आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे उस पर। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में से एक सवाल तो होता ही है, इफ़ यू आर लकी इनफ तो 2 सवाल या 3 सवाल दे देंगे, उन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एनी हाउ नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शन है, एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर है, इनमें भी ये PQRS टाइप रिएक्शन दे देंगे, रिएजेंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही जवाब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर आपका अच्छे से नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे आपको सारे रिएक्शन आएंगे तो भी आप सही जवाब नहीं बता पाएंगे।
और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IIT जैम की बात करें तो। बेस्ट बुक्स आपको यहाँ पे गिवन है, मॉरिसन दिया है, क्लेडन दिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप जी जैकली भी यूज करते हैं, कर सकते हैं नेम रिएक्शन के लिए, वो भी अलग अलग है। बट हाँ, जितने आप अपने सोर्सेस लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड आपको आपके कॉलेज का भी है पढ़ाई और उसके अलावा आपको टाइम निकाल के इसके लिए भी पढ़ना है, इसीलिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज है 25 to 30%। उसमें भी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उस चैप्टर से स्टार्ट करना है, उसके बगैर थोड़ा मुश्किल होगा आगे, पहले उसी को पढ़ना है। यहाँ पे गिवन भी है थर्ड टॉपिक पीरियोडिक टेबल एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब DF ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टॉपिक ऐसे जिनको आप नहीं छोड़ सकते, इस पर सवाल आएगा ही आएगा, इसको आपको अच्छे से करना है। एंड द बुक्स यू कैन रेफर यहाँ पे गिवन है JD ली। JD ली एक बहुत अच्छी बुक है, आपका एक बुक में भी काम हो जाएगा। इन केस अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास टाइम है, आपने पढ़ लिया है, तो आप शिवर एटकिंस ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। रैंकर्स, अगर आपको रैंक लाना है तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल। लाइक पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आपका रूटीन बनाना है, क्या क्या बातों पे आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कंसेप्ट बिल्डिंग। स्टार्ट हम करेंगे NCERT से। NCERT पढ़ें स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आप कंसेप्ट्स के लिए NCERT रेफर करें, और फिर पहले 11th-12th में जो आपके न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करें, बेसिक से एकदम स्टार्ट करें, तब आप धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। साइड बाय साइड नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। पहले फरवरी से जून तक तो आपको यही करना है। फिर बारी आई जुलाई से। जुलाई से आपको उन्हीं टॉपिक्स में थोड़ा डीप जाना है, थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और ये आपको करना है अक्टूबर तक। उसके बाद नवंबर से लेके जनवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। जो भी आप अक्टूबर तक पढ़ चुके हैं उसको आपको अब बस रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, नए टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है। प्लीज मेक श्योर करें कि फेब से लेके जून तक सारे टॉपिक्स का 11th-12th लेवल का आपका पूरा अच्छे से हो जाए। फिर जुलाई से लेके अक्टूबर तक उसी टॉपिक्स के डीप स्टडी आपको करने हैं, और थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्ट करने हैं, मतलब अब आपको स्टार्ट करने एक्चुअल में IIT जैम के। इसके पहले आपको 11th-12th के और जो छोटे छोटे सवाल ऐसे इजी भी, जो जैम में भी इजी सवाल आते हैं, उन पर ध्यान देना है। जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपको हार्ड सवाल पे भी जाना है। और जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर स्टार्ट हुआ, नया टॉपिक स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो आप नोट्स बना चुके होंगे उनको पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको पढ़ना है, और आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। मेन काम आपका ये रहेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, देखना है कहाँ गलतियाँ हुई है, कहाँ सुधार सकते हैं। थोड़ा पहले से करेंगे तो आपको रोज़ एक अच्छा टाइम मिलेगा, और जब एग्जाम बहुत पास होंगी तो आपके ऊपर ऐसे पहाड़ जमा नहीं होगा कि ये भी करना है वो भी करना है, सब आपका धीरे धीरे होता जाएगा समय के साथ। अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट के अलावा आपको PYQs पे ध्यान देना है। पिछले 10 साल के पेपर्स उठाएं और उनको सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, देखें कहाँ गलतियाँ हो रही है, उनको रेक्टिफाई करें, उनको ठीक करें, और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करें। अदर देन दैट एक टिप हम ये भी दे सकते हैं कि पिछले 1-2 साल के गेट के पेपर देखें। गेट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बट जो आपके सिलेबस में है उस पर से कौन से सवाल आ रहे हैं, किस तरह सवाल पूछे हैं, उनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ है कि जो गेट में सवाल पूछा है वैसा का वैसा उठा के उन्होंने जैम में पूछा है। तो अब जैसे इस साल अगर 2026 का जैम दे रहे हैं तो 25, 24, 23 के गेट के पेपर को अच्छे से एनालाइज करें। 22 तक भी आप कर सकते हैं, सीधा सीधा सवाल उठा के दे देते या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं। तो अपने सिलेबस के हिसाब से उसमें से क्वेश्चन छाटे और उनको सॉल्व करें। जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो मोस्टली किया जाता है, वो होता है कि बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते। आज किया, फिर 2 महीने बाद देखा, तो फिर पूरा कंसेप्ट भूल जाते हैं। अब उनको आता नहीं है कि अरे इसको कैसे अप्रोच करना है। रोज अगर करेंगे, रिपीटेडली अगर रिवीजन होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, बार बार न्यूमेरिकल्स होंगे,
तो आपको अपने आप ही क्लिक होगा कि कौन से सवाल को किस तरह अप्रोच करना है। और एक बात इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो थ्योरेटिकल आता है, तो उसमें आपका एक ही मंत्रा चलेगा, वो है रिविजन। अच्छे से रिविजन करोगे तो इनऑर्गेनिक निकल जाएगा। और एक बात, बच्चे PYQs को उतना सीरियसली नहीं लेते कि ये सवाल तो पूछ चुके, कहाँ ही पूछेंगे, बट नहीं, सवाल रिपीट होते हैं और एट द सेम टाइम पैटर्न भी रिपीट होता है। मे बी वो नंबर चेंज कर देंगे लेकिन उसी टाइप का सवाल वो नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हैं, तो आपको उन बातों पे ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट, बच्चे को ऐसा होता है कि ठीक है PYQs कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, मॉक टेस्ट में क्या है, यही सवाल होंगे तो लेने के बजाय बुक में से ही देख लेते हैं। बट नहीं, मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है, आपको पता चलता है, आपको एग्जाम टाइप सिनेरियो मिलता है। अब जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना, बिना बुक खोले सब बंदे जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, तब आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि कितना याद आ रहा है, कितना हम भूल गए। तो ऐसी गलती ना करें। और अगर दिसंबर से लेके जनवरी, दिसंबर और जनवरी लास्ट 2 मंथ्स की बात करें, तो आपको 4 से 5 घंटे रेगुलरली सिर्फ रिवाइज करना है नोट्स फॉर फॉर्मूलाज को। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। रोज दे पा रहे हैं अच्छा है, वरना एटलीस्ट 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। फिर आपको जो जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने रेक्टिफाई किया कि ये मेरा वीक एरिया है, उसको आपको प्रायोरिटी देना है और उसको अच्छे से करना है। और उसके बाद मेन फोकस होगा मॉक टेस्ट देते टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर मेरा 3 घंटे में हो जाना चाहिए, हो सके तो 15 मिनट पहले, ताकि लास्ट के 15 मिनट आपको पूरा पेपर रिव्यू करने का टाइम मिले। तो ये चीजें आपको मॉक टेस्ट देते टाइम ही प्रैक्टिस करनी है। एंड दीज आर सम टिप्स IIT JAM के लिए, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सो फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025, उनके लिए IFAS ऑर्गेनाइज कर रहा है एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जो होने वाला है 15 और 16 फरवरी को सुबह 8 बजे से। अच्छे से पढ़ के टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि टॉपर्स को एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। एंड अगर आपको PYQ एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस जैसी चीजें चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, CUET PG हो या IIT JAM, कोई भी एग्जाम का अगर आपको PYQ एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, पेपर पैटर्न एनालिसिस चाहिए, तो वो आपको IFAS के ऐप पर लर्न फ्री सेक्शन में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर IIT JAM 2026, CUET PG 2026 और CUET PG 2025, तो यहाँ पे कोर्सेज गिवन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट कोई भी हो। आपको बस जब आप ऐप पर जाएंगे, कोर्स परचेस करेंगे, तो कोर्स परचेस करने से पहले आपको कूपन कोड लगाना है PPHG। जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे, आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर कोई कोर्स 100 रुपए का है, तो आपको सीधा वो 100 - 65 कर दीजिए, उतने का आपको पड़ेगा। बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। आपको बस ऐप पर जाना है और परचेस करने से पहले कूपन कोड लगाना है PPHG। PPHG, अब ये क्या है? PPHG का फुल फॉर्म है पप्पू पास हो गया। प्लीज याद रखें, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास तभी होगा जब कोर्स लेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। मेन बात है अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो भूलिएगा मत, कूपन कोड लगाइएगा PPHG, पप्पू पास हो गया, और आपका अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।